नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। मैं हूं आपका ऋषि सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का पहला टॉपिक। आज से हर एक क्लास में आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही करेंगे जो आपके सीयूटी एग्जाम में लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आने वाले हैं। तो एक काम करो, बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे थे सर हिंदी क्लास नहीं चल रही है। मैं उपलब्ध था लेकिन क्लास नहीं उपलब्ध थी, तो अब मैं भी उपलब्ध हूं, क्लास भी उपलब्ध है। सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दो, इसको शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, सबको बुला लो। जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं तुम लोगों ने पूरे साल जो हिंदी पढ़ी उसमें बहुत सारे बच्चों के पाठ्यक्रम में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के बच्चे हैं, हिंदी भाषी सभी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के स्टेट में यह टॉपिक था, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पढ़ना था क्लास 11th और 12th में, इस वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई। अब आवश्यकता है कि उसकी पूरी तैयारी हो और जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो, क्योंकि साल भर आपने जैसे भी प्रश्न पढ़े वे जैसे भी रहे हों वे आपकी 12th की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास में हम लोग उस अप्रोच को समझेंगे जो सीयूटी एग्जाम के लिए आवश्यक है। मैंने इससे पहले आपको सिलेबस पूरा बता दिया था कि कहां कहां से आपके प्रश्न आने वाले हैं। आपके प्रश्न संधि से भी आए हैं 2024 में, आपके प्रश्न वर्णमाला से भी आए हैं, आपके प्रश्न तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय सब से आए हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न नहीं आए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, वन शॉट में कवर करेंगे। आज आपके पूरी वर्णमाला को मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही केवल वर्णमाला ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीयूटी के लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी देखेंगे। सीयूटी एग्जाम में जो एमसीक्यू आपके आते हैं, क्यों यहां भाग आया, एमसीक्यू जो आपके आते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे। कुछ भी आगे का पीछे का बढ़ा चढ़ा के नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में आए। तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं वो ये जान लें कि सीयूटी विद्याकुल आपके यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का, आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप पहुंचते हो। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और आपकी क्लास जो हिंदी की होनी है वो 8 बजे से होगी, शाम को 8 बजे से आपकी क्लास होगी, शाम को 8 बजे से आपकी क्लास होगी। रोज आपकी क्लास होगी, हर एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा और आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि आप कहां कहां से देख रहे हो, मुझे पता चले, क्योंकि जब मैं कहता हूं पूरे भारत को पढ़ा रहा हूं तो पूरे भारत में मैं तस्दीक करना चाहता हूं वो कौन सी जगह है जो मेरे हिस्से आई हैं। तो सभी लोग कॉमेंट करके बता दो। सीयूटी की सभी क्लास यूट्यूब पर नहीं चलती है बेटा। कुछ शिक्षक, अभी हमारा बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो हमारे शिक्षक जो बिहार चले गए थे, अपने बच्चों से मिलने चले गए थे, उन टॉपर्स से मिलने चले गए थे जिनको मेहनत करके उन्होंने टॉपर बनाया था। अब सभी लोग वापस आ चुके हैं। कल से आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आपके फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। पहले 22 थी, अब 24 मार्च हो गई है। 24 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। 25 मार्च तक आप फीस जमा कर सकते हो। 25 मार्च तक आप फीस जमा कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा डोमेन बता दीजिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिससे मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा पाऊं। तो मैंने आपसे बताया था कि एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, एक लैंग्वेज ले लो और आप ले लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ले लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या जिनका साइकोलॉजी है साइकोलॉजी भी ले सकते हो, प्लस जीटी ले लो, जनरल टेस्ट, जीएटी नाम का हो गया इसका, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंतर्गत आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, आपको जीके पढ़ाया जाता है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है। ठीक है, संख्यात्मक अभिवृत्ति पढ़ाई जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। डोमेन में हिंदी और बायोलॉजी और लैंग्वेज
ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप देखो, पहली बात तो दो चीजें हैं। एक तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जानते हो, मान लो कुछ बच्चे बीएचयू टारगेट कर रहे हैं, अब उनको बीएचयू से केवल बीए करना है, तो आप बीए करने के लिए बीएचयू से केवल लैंग्वेज और जीटी ले सकते हो, तो ये भी कर लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि इस बार सीयूईटी के फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी नहीं भरनी है, तो जब यूनिवर्सिटी नहीं भरनी है तो ऐसा डोमेन ले, ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट कर पाए। समझ गए सभी लोग? समझ गए? चलिए अब हम शुरू करते हैं। बहुत तेजी से हम आज अपनी क्लास करेंगे, स्वरों और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और वन लाइनर के टाइप में पढ़ेंगे। हमारा एक पूरा मोमेंट है, और बहुत जल्दी मैं आपसे वादा करता हूं कि हो सकता है, क्योंकि ये हमारा सीयूईटी का जो ये हमारी सीयूईटी की जो यात्रा है, ये नई यात्रा है, तो हम 2 महीने में तो आपको वादा नहीं कर सकते, इस बार के एग्जाम का वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस बात का पूरा वादा करता हूं कि इन 2 महीने की बात तो नहीं है, लेकिन सीयूईटी विद्याकुल जब 1 साल का पूरा हो रहा होगा, सीयूईटी विद्याकुल जब अपने 1 साल की एनिवर्सरी मना रहा होगा, तो आपके हाथ में हर एक सब्जेक्ट की एक बुक होगी जो विद्याकुल द्वारा लॉन्च की गई होगी, और उस किताब को पढ़कर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी डोमेन का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, दे पाओगे। ये मेरा वादा है, और इस वादे को लिख के रख लेना, ये पूरा भी होगा। हम लोग उसी यात्रा में हैं, उसी प्रयास में हैं, इसीलिए हम इस तरह पढ़ाते हैं कि आपको हम उन पॉइंटर्स को प्रोवाइड कर पाए जिनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हमने अपने संभव बैच के लिए उनका नाम संभव पॉइंटर्स रखा है। आपको अगर आप बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, या अगर आपको YouTube पर पढ़ना है तो भी हम वैसे ही पढ़ाएंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे और आपके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग कभी वर्णमाला पढ़ चुके हैं या वर्णमाला देख चुके हैं, आओ एक बार तुम लोग रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि आप जानो कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित। और आपको पता है कि लैंग्वेज का पेपर, हिंदी का पेपर आपका कितने नंबर का होगा? हिंदी का पेपर आपका कितने नंबर का होगा बेटा? हिंदी का पेपर आपका 250 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं ना बेटा, तो आप जान लो, 4 मान के चलो, तो 20 अंक के प्रश्न आपके वर्णमाला से आएंगे। और अगर 20 अंक के प्रश्न वर्णमाला से आ सकते हैं, और एक बात मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि हिंदी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज है, सरल लैंग्वेज है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। तो आप सभी लोग, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आओ हम चलते हैं, वर्णमाला को शुरू करते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों की। आखिर वर्ण क्या है? वर्ण है क्या? आप कुछ बातें बोलते हो, जैसे मैं कहता हूं कि राम घर जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, तो यह तो वाक्य हो गया। ये वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बनते हैं, और वे शब्द कुछ वर्णों से मिलकर के बनते हैं। उन वर्णों के बारे में हमको पढ़ना है। किसी भी भाषा में, चाहे आप हिंदी की बात करो, बहुत बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरणिक सैद्धांतिक बातों से मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन जहां आवश्यक है वहां एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा YouTube पर पूरी क्लास चलेगी। हिंदी की जितने भी टॉपिक हिंदी के मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताए हैं, वे सारे टॉपिक आपके यहां पर चलेंगे। सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक की 1 शॉर्ट क्लास आएगी, हम पूरा एक बार में खत्म करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और न तोड़ा जा सके। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और न तोड़ा जा सके, और छोटा न किया जा सके, सबसे छोटी इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। ये उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। आप में से कितने लोग लिपि के बारे में जानते हो? मुझे एक बार बताओ, लिपि क्या है? सबका होगा। सारे इंट्रेंस बेटा, सारी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के माध्यम से ही एडमिशन ले रही हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। सीयूईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है और एडमिशन ले लेना है, ठीक है? तो शुरुआत में क्या था? मनुष्य ने बोलना शुरू किया। उसको लिखने की आदत नहीं थी, इसीलिए बहुत दिनों तक आप देखोगे हिंदी में वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनकर याद किया जाने वाला जो हमारा साहित्य था, उसे हम श्रुति कहते थे, क्योंकि हमारे यहां बोलने की परंपरा थी, सुनकर याद करने की परंपरा थी। हमने लिखने पर फोकस नहीं किया, और जब हमने लिखने पर फोकस करना शुरू किया तो हमें उन उच्चारण किए जा रहे वर्णों को लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। आखिर में मैंने कहा अ, तो अ को मैं बोल तो रहा हूं, तुम सुन भी रहे हो, ठीक है? लेकिन उसको अगर कागज पे लिखना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना, कुछ चित्र, कुछ तो होना चाहिए, कैसे लिखा जाए।
ठीक है, तो उसके लिए जो आपके लिखित चिन्ह बनाए गए, जो आपके लिखित चिन्ह बनाए गए, उन्हीं लिखित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन्हीं लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। दो तीन चीजें आप समझ लो, उन्हीं लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि को क्या नाम दिया गया? देवनागरी नाम दिया गया। ऐसे ही अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि मुझे कमेंट करके बताओ। अंग्रेजी की लिपि तुम मुझे कमेंट करके बताओ। तो जब आप बोलते हो तो उसे मौखिक कहते हैं। मौखिक भाषा जो बोली जाती है वो मौखिक भाषा है, मुख से बोली जाने वाली, और जो लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा में जब हम मौखिक का ट्रांसलेशन जब मौखिक को हम लिखित में लेकर के जाते हैं तो हमें लिखने के लिए जिन प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वो सबसे छोटी इकाई है, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ये उच्चरित ध्वनियों के ये उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप हैं। जो हम उच्चारण करते हैं उसका लिखित रूप वर्ण होते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। ये हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, उसके बाद वाक्य कैसे बनते हैं, सारी चीज। आज हम वर्ण पढ़ रहे हैं। तो वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब प्रश्न कैसे बनेगा? ठीक है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे एक शब्द प्रश्न देखो, यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बताओ। हाँ, YouTube पर डेली क्लास चलती है। आपका YouTube के लिए आपका टाइम टेबल आपके सीयूटी विद्याकुल चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें टाइम टेबल बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे जाओगे। बाकी आप लोग सीयूईटी विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीयूईटी विद्याकुल हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। इस पर जब भी क्लास चलनी होती है यूट्यूब पर तो इस पर लिंक आ जाता है, नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? यह 5 नंबर का प्रश्न है सीयूईटी के लिए, ध्यान रखना। अंक जानना बहुत आवश्यक है, कितना वेटेज है इसका। ठीक है, तो आपने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि हर एक पंक्ति से हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाए, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब वहां पर आपको ऐसे लिखा मिलेगा ए बी सी डी। अब मान लो उसके बाद यहां पर ऐसे बिंदी बनी रहेगी छोटी छोटी, ऐसे गोला बना रहेगा। आप अपना माउस पकड़ोगे और ला करके ए पर क्लिक कर दोगे तो ए लाल हो जाएगा, बस आपका सही हो जाएगा। वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, आपके क्षेत्र, आपके जहां भी आपका सेंटर जाएगा वहां एक कंप्यूटर सेंटर पर ही आपका पेपर होगा और कंप्यूटर पर ही आपको टेस्ट देना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। डोमेन में हिंदी और बायोलॉजी और लैंग्वेज हिंदी और एक सब्जेक्ट जीटी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज बायोलॉजी ले लो, जीटी ले लो, ले सकते हो, बिल्कुल जो तुम चाहो, सारा तुम्हारे सामने होता है वहां पे जब फॉर्म भरते हो। अगले पर चलते हैं। हर एक लाइन से हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये उच्चरित ध्वनियों के, उच्चरित मतलब उच्चारण की जा रही ध्वनियां, बोली जा रही ध्वनियां। जब हम बोलते हैं किसी चीज को तो ध्वनि ही तो होता है, वो ध्वनि है। ध्वनि मतलब आवाज, जब हम कुछ बोलते हैं वो ध्वनि ही है। और हम उसको लिखते हैं तो वो लिखित रूप है। लिखित रूप में बोली जा रही ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णमाला क्या होती है? हमने जान लिया वर्ण है, वर्णमाला क्या होती है। अब मैं आपको एक मुट्ठी में मोती लाकर दे दूं और आपके हाथ में रख दूं कि देखो ये मोती है, ठीक है, तो आप उसको माला तो कहोगे नहीं, लेकिन अगर उस मोती को मैं एक धागे में पिरो दूं, व्यवस्थित रूप से रख दूं, तो आप उसे क्या कहोगे? मोती की माला। तो जब वर्णों को किसी भी भाषा में, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जब किसी भी भाषा में वर्णों को किसी व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपके यहां छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, या पहले स्वर फिर व्यंजन की व्यवस्था है। ऐसे ही अंग्रेजी में ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ये व्यवस्था है। तो सबकी, हर भाषा में उनके यहां प्रयोग किए जाने वाले वर्णों की एक व्यवस्था होती है कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो जो ये व्यवस्था है बेटा, वर्णों की यही व्यवस्थित व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है। किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अब किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? सभी लोग बताओ। वर्णमाला, शब्दमाला, पदमाला या वाक्यमाला? क्या कहेंगे? वाक्यमाला। यह आपका एक प्रश्न बनता है। आप सभी लोग कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? यह भी आपका देखो, एक 5 नंबर का प्रश्न आपने फिर सॉल्व कर लिया। क्या कहेंगे सभी लोग बताओ कमेंट करके। वर्णमाला कहेंगे। 13 और 39, 52 हम, अच्छा मैंने यहां 53 लिखा, इस पर कंफ्यूज हो।
अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे विद्वानों को थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपडेट नहीं रहते। उन्हें लगता है कि हिंदी भाषा में अपडेट होने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। अभी मैं बताऊंगा मैंने यहां 53 क्यों लिखा है, और यकीन मानो यहां पर लिखी हुई कोई भी एक लाइन गलत कभी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन पर टिक करोगे वर्णमाला। हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो ध्वनियां हम बोलते हैं उनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये 3 लाइनें याद हो गई? सभी लोग बताओ, याद हो गई? अब बात आ जाती है हिंदी वर्णमाला पर। यहां तक तो हम सामान्य रूप से हर भाषा की बात कर रहे थे, क्योंकि हर भाषा में वर्ण होता है, हर भाषा में ध्वनि होती है, हर भाषा में वर्णमाला होती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं, जिसमें पहले स्वर और बाद में व्यंजन वर्ण होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें मेरे 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं। अच्छा, मैंने इनको लिखा है, चलो मैं इन पर आ जाता हूं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हिंदी वर्णमाला में मेरे 52 स्वर होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यह बात कब तक सही थी? ये अगस्त 2024 तक सही थी। ये अगस्त 2024 तक सही थी। अगस्त 2024 तक ये बात सही थी कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते थे। लेकिन उसके बाद एक बदलाव हुआ और हिंदी वर्णमाला में हो गए 53 वर्ण। कैसे हुए जान लो। ठीक है, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं बेटा? 53 वर्ण हैं। कौन कौन से? पहले 11 स्वर आते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब बहुत बच्चे, हम लोग बचपन से, जब हम लोग कक्षा 1 2 3 4 5 में थे, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उस समय छोटा बड़ा करके पढ़ाया जाना उचित था, क्योंकि मस्तिष्क बहुत छोटा था, विकसित होने की प्रक्रिया में था। तो यह बताया जाना कि हाँ भाई ये छोटा ये बड़ा है, उचित प्रतीत होता था। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको इन स्वरों को अपने बोलने के ध्वनि के मापदंडों पर खरा उतारने की आवश्यकता है। कि कोई अगर छोटा स्वर है तो उसको बोलने में कम समय लगेगा, बड़ा स्वर है तो उसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप बोलोगे छोटा आ नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे अ, और बड़ा आ को बोलोगे आ, ई उ ए री, ए ऐ ओ औ, इस तरह बोलोगे। ठीक है, अब बोलने के आधार पर वर्गीकरण करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इन्हीं आधार पर वर्गीकरण का उत्तर देना है प्रश्नों का। ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये 11 स्वर हो गए। 2 अयोगवाह होते हैं जिन्हें स्वर नहीं माना जाता, अंग और आह। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अयोगवाह क्यों है। अभी के लिए हम केवल उन 53 वर्णों की बात कर रहे हैं जो मैंने आपसे कहा है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से पढ़ रखा है कि 52 वर्ण होते हैं। और यकीन मानो, जो संस्था आपका एग्जाम ले रही है वो संस्था उन संस्थाओं से जुड़ी है जिन्होंने इसको 52 से 53 कर दिया है। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ गया कि वर्णों की संख्या कितनी है और आपने लगा दिया 52, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। यकीन मानिए, बताता हूं कैसे। तो 11 स्वर हो गए बेटा, 2 अयोगवाह हो गए। यहां तक सबको समझ में आ गया। प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? अरे यार, होते हैं ए 10, बी 9, सी 8, डी 11। क्या आंसर सही होगा? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करके बताएंगे क्या सही होगा। सर किस टाइम पर क्लास होगी, किस सब्जेक्ट की? बेटा टाइम टेबल मैं अभी आपके सीयूईटी विद्याकुल वाले टेलीग्राम में डलवा दूंगा। टेलीग्राम सीयूईटी विद्याकुल नाम का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिस पर 5-6 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं, वहां पर डलवा दूंगा। ध्यान रखना, आपके इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी आपका टाइम टेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, डी वाला सही है, 11 होते हैं। डी वाला सही है, 11 होते हैं, जिसमें 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर। अब मैं इनका वर्गीकरण बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि 53 वर्ण कैसे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग है, क ख ग घ ङ। ठीक है, मैं इनके नीचे हल लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं ये भी सब बताऊंगा मैं तुमको। च छ ज झ इया, ट ठ
ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक। आपके क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग में च छ झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ण, त वर्ग में त थ ध न, प वर्ग में प फ भ म। ये 25 आपके वर्गीय व्यंजन हो गए। तो हमने कितने जान लिए? 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 वर्गीय व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 5 2 7 1 8, 2 1 3, 38 इधर हो गए, 38 हो गए इधर। अब आगे आ जाओ। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं बेटा। अंतस्थ क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिसमें य, र, ल, व। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब इसका भी विभाजन है, सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं। 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं जिसमें स, श, स, ह। तो वहां पर हमारे हो गए थे 38। 4 ये हो गए, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, और 4 हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हमारे 2 उक्षिप्त व्यंजन हो गए। इनको उक्षिप्त व्यंजन, और भी ताड़न जात और तमाम प्रकार के व्यंजन, इनका नाम बहुत है, तो आप इनको उक्षिप्त व्यंजन मानो। मैं बताऊंगा क्यों, आगे हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। ये 2 हो गए। और एक नया व्यंजन अगस्त 2024 में जो हिंदी राजभाषा आयोग है, एक राजभाषा आयोग है हिंदी का, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, जो मानक हिंदी को तय करता है कि मानक हिंदी क्या होगी, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द या वर्ण कौन से उचित होंगे। इन्होंने एक गजेटियर के आधार पर यह बता दिया कि एक नया, जिसे हम विशिष्ट व्यंजन के नाम से कह सकते हैं, एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, जो ये है। ठीक है, ये 2024 के पहले नहीं था, तो हम 52 वर्ण पढ़ते थे। अब हमारे पास ये है, तो हमारा 53 वर्ण हो गया है। अब ये 4 4 8 4 12, 12 3 15। अच्छा, इधर ज्यादा जोड़ लिया क्या मैंने? 25 वर्गीय व्यंजन, 11 2 13, 38 हो गए। और यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 4 8 4 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 और 15 8 23 के 3 3 2 5, 53। ठीक है, ये 53 वर्ण हो गए। मेरी गणित कमजोर हो सकती है, हिंदी नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये 53 वर्ण हो गए। सभी को समझ में आ गया? 53 वर्ण ये हो गए। तो अगर तुमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी का पेपर है। हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप क्या उत्तर दोगे? 1955 में। ठीक है, एक और प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आप 343 एक का जिक्र करोगे। आर्टिकल अनुच्छेद 343 एक में लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। 15 वर्षों के लिए उस समय अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाया गया था, अब अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है, क्योंकि हम हिंदी का विकास नहीं कर पाए। ठीक है, आपको मैं ये द्वंद्व समझाऊंगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। हम सरकारों से कहते हैं कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो। सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकती, सरकार हिंदी को राजभाषा बना सकती है। और सरकार ने इस देश के आजाद होते ही हिंदी को राजभाषा बना दिया। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडियन स्टेट। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा सांस्कृतिक भाषा होती है, कल्चर से निकली हुई भाषा होती है। वह राज्य के द्वारा थोपी नहीं जा सकती। जब भारत का हर एक व्यक्ति अपने कल्चर से जुड़ करके, अपनी संस्कृति से जुड़ करके हिंदी को लैंग्वा फ्रैंका बना देगा, पूरे भारत की भाषा बना देगा, पूरे भारत में कम्युनिकेशन होने लगेगा, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहने लगेंगे। राष्ट्रभाषा एक टर्म है जो आपके संस्कृति से आता है, जो कल्चर से आता है। वो इंपोज्ड टर्म नहीं है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप इंपोज करते हो। ठीक है, तो जितना सरकार के हिस्से था, सरकार ने उतना कर दिया है, उसने राजभाषा बना दिया है। राष्ट्रभाषा बनाने की जिम्मेदारी नागरिकों की होती है, और हम नहीं बना पाए, हम फेल हुए, तो इसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे, और जो नए बच्चे हैं सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी ये क्लास 8 बजे से रोज हिंदी की चलेगी, और मैं पूरा सिलेबस आपका सीयूटी विद्याकुल पे करवाने वाला हूं। सभी लोग समझ गए? सभी लोग समझ गए? ठीक है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि तुम्हें किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे।
सभी लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि तुम्हें किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तुम लोग किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अपना सपना देख रहे हो। ठीक, चलो। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 है। समझ गए? किसी को कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, कहीं पे क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे डीयू वाले हैं, उनसे कम बीएचयू वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है, बीएचयू के ज्यादा है, डीयू के ज्यादा है। ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक बच्चा है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले नहीं हो क्या भाई? ऐसे मत करो, एक समय पर नॉर्थ का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था उसे। बायोलॉजी की लाइव क्लास कब चलेगी? बायोलॉजी की लाइव क्लास आपकी सुबह चलती है, शाम को चलती है, शाम को 7 से। मैं टाइम बता देता हूं आपको, सारी टाइमिंग में बता देता हूं। ठीक, मैं आपको सारी टाइमिंग बता देता हूं। आपका चैनल है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। जब आप यहाँ कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें टाइम टेबल मिलेगा, सीयूईटी आर्ट्स एंड साइंस टाइम टेबल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके बायोलॉजी की क्लास 6 बजे से 8 बजे तक चलती है, हिंदी की क्लास 8 से 10 चलती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास सुबह चलती है, फिजिक्स 7 से 9 और 9 से 11। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ध्यान रखो जिन बच्चों ने जीटी लिया है, क्योंकि 12th में तुमने जीटी का कुछ नहीं पढ़ा है, तो 9 से 11 तुम्हारी जीएटी की क्लास चलती है, जिसमें तुम्हारे शुभम सर पढ़ाते हैं। शुभम सर तुमको पढ़ाते हैं, शुभम सर तुमको पढ़ाते हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभिवृत्ति। और तुमको तुम्हारी नैन्सी मैम पढ़ाती हैं, नैन्सी मैम तुमको पढ़ाती हैं जीके और करंट अफेयर्स, सीए करंट अफेयर्स। ठीक है। तो जीटी की क्लास बहुत अनिवार्य है, उसको जरूर करना। बाकी क्लास छोड़ भी दोगे तो चलेगा, छोड़ तो कोई क्लास मत देना, तो बहु मारे जाओगे। ठीक है। जीटी की क्लास बहुत जरूरी है। चलो, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो, बहुत आपने शुरू से ये देखा होगा कि छोटा आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये आप पढ़ते हो। तो यहां पर 11 स्वर होते हैं, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। या तो ना तो व्यंजन में आते हैं ये, और ना तो ये स्वर में आते हैं, ना तो ये व्यंजन में आते हैं ना तो स्वर में आते हैं। तो अब यहां से एक बात और स्पष्ट होती है, क्या कि एक जो बहुत स्पष्ट बात है उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, स्वर 11 है, अयोगवाह 2 है, अयोगवाह 2 है। ये ना तो स्वर में आते हैं ना तो व्यंजन में। और आपके व्यंजन कितने हुए? व्यंजन कितने हुए बेटा? व्यंजन कितने हुए? व्यंजन आपके 40 हो गए, व्यंजन आपके 40 हो गए। व्यंजन 40 कैसे हुए इसको देख लो। व्यंजन 25 वर्गीय व्यंजन है आपके, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है, 2 आपके उक्षिप्त व्यंजन है, 1 आपका विशिष्ट व्यंजन है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 4 4 4 8 4 12 3 15 और 25 40 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, तो आप क्या बताओगे? व्यंजनों की संख्या ए 25, बी 23, डी सी 39, डी 40। अब सबसे पहले 39 ही थी, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर करना। सभी लोग मुझे एक बार बताओ। जामिया मिलिया इस्लामिया, चलो बहुत अच्छी बात है। डीयू से बीटेक करना है, डीयू से बीटेक, डीयू में बीटेक है, हाँ कुछ कुछ उसमें है। देखो, एक बहुत सबसे बड़ी समस्या बच्चों की है, बच्चों को लगता है कि अगर मैंने सीयूईटी में हिंदी ले ली तो बाद में बीटेक या बीएससी करने में परेशान। बेटा, तुम्हारे सीयूईटी की लैंग्वेज से तुम्हारा बीटेक और बीएससी से कोई संबंध नहीं है। मैं बार बार बच्चों से कह रहा हूं कि सीयूईटी में वही लैंग्वेज लेनी है जिसमें तुम स्कोर कर पाओ। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। तुम लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे, कौन कौन कट ऑफ की बात कर रहा था? सभी लोग एक इस प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं कट ऑफ पर आ जाता हूं। इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं कट ऑफ पे आता हूं। इस प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं कट ऑफ पे आता हूं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर मैं कट ऑफ पे आऊंगा। ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। इतना फोन मत करो भाई।
सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं कट ऑफ पे आता हूं। एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूं जो आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी। बहुत सारी जगह आपको लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा कट ऑफ के बारे में बताकर कि ये कट ऑफ है सीयूईटी की, वो कट ऑफ है सीयूईटी की, लेकिन मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के डालने वाला हूं, उसको आप देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, उसको आप देखोगे तो समझ जाओगे। हो गया सबका? सभी लोग एक बार कमेंट करके, सभी लोग एक बार दिल रिएक्ट करके मुझे बताओ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में दिल का स्पैम करवा देंगे, इससे मुझे यह पता चलेगा कि यहां तक तुम्हें सब समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। सभी लोग, उसके बाद हम कट ऑफ पे बात कर लेंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी लेता हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी लेता हूं बीएचयू। बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, बीएचयू में एक बीए का कोर्स है, ठीक है, एक बीए का कोर्स है, एक बीएससी का कोर्स है। बीएससी मान लो कोई बच्चा मैथ से करना चाहता हो, उसके लिए एक बीएससी का कोर्स है। ठीक है, बीएससी का कोर्स है बेटा। सभी लोग ध्यान से देखना, कट ऑफ वाली समस्या अगर तुम्हें खत्म करनी है तो इसको देख लो तुम। कट ऑफ वाली समस्या अगर खत्म करनी है तो इसको देख लो तुम। ठीक है, वहां पे बीटेक भी है, डेयरी टेक्नोलॉजी से है लेकिन बीटेक भी है। ठीक है, बीटेक भी है, और बीएससी और बीटेक के लिए जो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एक ही है। बीएससी और बीटेक के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एक ही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। बीए, अगर तुम्हें बीएचयू से बीए करना है तो तुम्हें एक लैंग्वेज लेनी है, मान लो तुमने हिंदी ले ली, और तुम्हें जीटी लेना है। ठीक है, और अगर तुम्हें बीएससी या बीटेक करना है तो तुम्हें क्या लेना है? फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है और मैथ लेना है। ये तीन लेने हैं, ना तो तुम्हें लैंग्वेज लेनी है ना तो तुम्हें जीटी लेनी है। अब एक बात समझो, अब अगर बीए के लिए कट ऑफ बनेगी तो कितने में से बनेगी? हिंदी का पेपर 250 नंबर का होगा, जीटी का पेपर 250 नंबर का होगा, टोटल कितने हुए? 500। तो बीए में एडमिशन के लिए बीएचयू में कितने से कट ऑफ बनेगी? 500 से कट ऑफ बनेगी। कितने से बनेगी? 500 से कट ऑफ बनेगी। लेकिन अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, एयू की बात करूं, तो एयू में बीए करने के लिए तुम्हें एक लैंग्वेज चाहिए, मान लो हिंदी ले लो, और दूसरा आपको चाहिए एक सब्जेक्ट, एक हिंदी प्लस एक सब्जेक्ट चाहिए और प्लस एक जीटी चाहिए। तो बीएचयू एयू में कट ऑफ आपकी कितने से बनेगी? 750 बनेगी, 750। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बीए के लिए कट ऑफ 500 में से बनेगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए के लिए कट ऑफ 750 से बनेगी। और अगर मैं यहीं डीयू पे आ जाऊं तो डीयू कहता है कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन बीए के लिए, बीए के लिए तो यहां पर 3 डोमेन, तीनों 250 नंबर के, लैंग्वेज 250 नंबर का, यहां कट ऑफ 1000 नंबर से बनेगी। तो आप एक बात ध्यान रख लेना, किसी भी, कोई भी अगर ऐसे बता रहा हो कि सीयूईटी की कट ऑफ इतनी जाएगी तो उसे मुझसे एक जूता मांगना और लेकर दौड़ा लेना। आपके हर यूनिवर्सिटी की अलग कट ऑफ बनेगी, हर यूनिवर्सिटी की अलग कट ऑफ बनेगी, एक जैसी कट ऑफ कहीं पे नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये बात? तो जैसे कोई कहे कि सीयूईटी का कट ऑफ है, तुरंत जूता उठाओ और दौड़ा लो उसको, कह दो यूनिवर्सिटी का बताओ, सीयूईटी का ना बताओ, क्योंकि सीयूईटी की कट ऑफ एक जैसी नहीं है कहीं पर भी। अब मैं आपको केवल बीए की बता रहा हूं। बीए में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 500 में कट ऑफ बनेगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 750 में कट ऑफ बनेगी, डीयू में 1000 में कट ऑफ बनेगी। अब आप बताओ कैसे कोई बीए की, मैं कहता हूं कि कोई सीयूईटी की बीए की कट ऑफ नहीं बता सकता, वो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बन रही है। मैं अगर बीटेक की बात करूं, बीएससी और बीटेक की, तो यहां पर 750 में कट ऑफ बन रही है, बीए की कट ऑफ 500 में, बीएससी कट ऑफ 750 में, एक ही यूनिवर्सिटी में। कैसे चलेगा? तो अलग अलग बताया जाएगा और ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा तुमको।
ठीक है, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा तुमको। जेएनयू का कट ऑफ कैसे बनेगा, जेएनयू के कट ऑफ पे भी मैं तुमको अलग से बेटा बता दूंगा। जेएनयू के कट ऑफ में केवल इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के आधार पर कट ऑफ बन रही है, इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के आधार पर। जेएनयू में कट ऑफ केवल इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के आधार पर बन रही है, क्योंकि वहां लैंग्वेज कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के आधार पर। जीएटी अब नाम हो गया, पहले जीटी था। तो यहां पर 500 में कट ऑफ बन रही है। अब अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर 480, 450 कम से कम, मतलब 480, तो आपको 480 तक जाना चाहिए आपको। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 450 प्लस होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी में हो तो 400 प्लस पर भी काम चल जाएगा। इस तरह से मैं एक अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ लेकर के आपके लिए आऊंगा, आप परेशान मत हो। अभी बताओ, जो ध्वनियां न तो स्वर है न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ गया? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। सेशन को सभी लोग शेयर कर दो एक बार, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। और बाकी हमारे सारे शिक्षक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बेटा हमारा। और एक सबसे बड़ी बात है, तुम लोगों के लिए हमने एक पूरा व्यवस्थित बैच बना दिया है, पूरा व्यवस्थित बैच बना दिया है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए व्यवस्थित बैच है बेटा। ये संभव बैच है साइंस के लिए, संभव बैच है साइंस के लिए, जिसमें लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी प्लस जीटी चल रहा है। और फीस इतनी कम है, पूरे तुम पता कर लो, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमसे कम फीस होगी, हम उस फीस में तुमको ये बैच दे देंगे। हमारी सबसे कम फीस है, ठीक है। तुम एक बार इस नंबर पे कॉल करोगे, तुम्हें पता चलेगा 9218018357 पर। और आर्ट्स के लिए हमारी है, हमारे आर्ट्स में लैंग्वेज प्लस ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमी प्लस साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, प्लस जीटी पढ़ाया जाएगा। तो आप चाहे साइंस ले लो चाहे आर्ट्स, जो भी आपका 12th में रहा हो। अगर आपका 12th में साइंस रहा हो तो ये ले लो, अगर 12th में आर्ट्स रहा हो तो ये ले लो, और दोनों से तुम क्रैक कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बाकी हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जहां पे हम पढ़ाई कर रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी लोग मुझे टैग करना ऋषि सर विद्याकुल पर। ये इंस्टाग्राम आईडी मेरी है, सभी लोग टैग करना और मुझे बताना, अपने सभी साथियों को टैग करना जो लोग सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं। बैच से जुड़ना चाहते हैं या नहीं ये बात नहीं है, सभी लोग टैग करना जो लोग सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऋषि सर विद्याकुल पर मुझे टैग करना, फिर हम लोग वहां से एक कम्युनिटी बनाएंगे पूरी। इस बार तुमको दौड़ा के लेकर चलेंगे यूनिवर्सिटी तक, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हम आ जाते हैं स्वर पर बेटा। अब हम स्वर पर आ जाते हैं। हमने क्या जाना था कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, हमने जाना 11 स्वर हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए है, आय है, ओ है, औ है। ये हमारे स्वर हैं, सभी लोग ध्यान दो, ये हमारे स्वर हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है। अब भाई प्लुत स्वर संस्कृत का स्वर है, हिंदी में नहीं होता, और प्लुत स्वर में कुछ आता भी नहीं है। ये 11 स्वर हैं। विभाजन देखो, ह्रस्व स्वर में आता है छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ठीक है, री, ठीक। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। अब बताओ, ये 11 स्वर हो गए, प्लुत के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब लोग बताते हैं कि यहां पर ओम होगा, ओम होगा। भाई ओम कोई वर्ण थोड़ी ना है, ओम वर्ण थोड़ी ना है, ठीक। अब या तो तुम इसको ऐसे ओम लिखो, ओम लिखो, ये भी हिंदी का वर्ण नहीं है, तो प्लुत स्वर क्यों पढ़ाया जाता है? लेकिन एक तो हमारे एग्जाम लेने वाली संस्थाओं की भी बड़ी बदतमीजी है। जैसे उस दिन मैं सीयूईटी के बारे में तुमको बता रहा था, सीयूईटी का कट ऑफ जामिया, बेटा मैं सबका बता दूंगा। मैं अभी केवल तुमको एक विजन दे रहा था कि तुम लोग परेशान मत होना, पागल मत होना। कोई कट ऑफ बताए तो भागना मत उसके पीछे। तुम्हारे ऋषि सर जैसे ही तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा, मैं कट ऑफ वाली वीडियोस बना दूंगा। मैं कट ऑफ वाली सारे यूनिवर्सिटी का अलग से कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा। तुम लोग बस धैर्य रखो, 4-5 दिन का समय मुझे दे दो, मैं सब के कट ऑफ को बहुत एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और यकीन मानो जो बता दूंगा वही कट ऑफ आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर हिंदी में नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम परीक्षाओं में पूछा जाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और आयोग 3 उसका उत्तर मानता है। मैं उनके बेवकूफी पे क्या कहूं, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, 3 स्वर पढ़ लो,
लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में दो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर जिन्हें मूल स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। मूल स्वर क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक स्वर हैं, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। दीर्घ स्वर में कौन कौन दो प्रकार के स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर में दो प्रकार के स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत दो दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर हैं। जैसे बड़ा आ को देखो, बड़ा आ छोटा आ प्लस छोटा आ से बनता है, बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई से बनती है, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बनता है। ए किससे बनता है? ई धन अ से बनता है। यण संधि सुनो, इको यण इका स्थाने यण चालित संहितायाम विषय। अय कैसे बनता है? ए धन अ से बनता है, ठीक है। ओ कैसे बनता है? ऊ धन अ से बनता है। औ कैसे बनता है? ओ धन अ से बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये एक जैसे वर्णों से बन रहे हैं, अपने जैसे वर्णों से बन रहे हैं, तो ये सजातीय स्वर कहे जाते हैं, ये विजातीय स्वर कहे जाते हैं। ये विजातीय स्वर हैं, ये सजातीय स्वर हैं, क्योंकि ये अपनी ही जाति के लोगों के जोड़ से बन रहे हैं, ये दूसरों के जोड़ से बन रहे हैं, तो इन्हें विजातीय और सजातीय स्वर कहा जाता है। इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी ये तुम जान लो कि 11 स्वर होते हैं, जिसमें से ह्रस्व स्वर जिन्हें लघु या मूल स्वर भी कहा जाता है वो 4 होते हैं, अ ई उ री, और दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, अ ई उ ए ऐ ओ औ। अब ये कुछ विभिन्न प्रकार के भेदों के आधार पर बांटे जाते हैं। जैसे एक भेद होता है उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर। इन स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो मैंने आपको बताया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है, अ ई उ, वो ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो इनमें ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर कौन से हैं? इन्हें अति दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाए, राम मां राम। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि राम यहां आओ, तो अब अगर तुम इस तरह लिख दोगे राम यहां आओ, तो सामान्य सा पढ़ा जाएगा, सामान्य रूप से पढ़ा जाएगा, आओ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, राम यहां आओ, तो ये चीज बता रही है, ये चीज बता रही है कि बुलाने के लिए राम को तेजी से बुलाया गया है, ज्यादा समय खर्च किया गया। लेकिन इससे वर्ण का पता नहीं चलता किसी विशेष प्रकार के। संस्कृत का वर्ण है, संस्कृत में श्लोकों को में वर्णों को खींचने की परंपरा है। उसमें उच्चैरुदात्तः नीचे ऋणुदात्तः करके सूत्र है, ऊश्च 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 सूत्र है। तो वहां पर हमें पता चलता है कि हाँ प्लुत स्वरों की संज्ञा मतलब व्यवस्था है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जिनमें सबसे कम समय लगता है, उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर इनकी मात्रा भी 1 गिनी जाती है, आपने छंद पढ़ा होगा। दीर्घ स्वर जिनको ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी मात्रा 2 गिनी जाती है। प्लुत स्वर जिनको दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, इनकी मात्रा 3 गिनी जाती है। अब इनकी मात्रा कोई होती नहीं है हिंदी में, तो क्या ही कहें, ठीक है। सर पूरा सिलेबस यूट्यूब पर करा दूंगा, बिल्कुल पूरा से हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर होगा। आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ऐप पर, आपके क्विज करवाए जाएंगे ऐप पर, आपको नोट्स मिलेंगे ऐप पर। यूट्यूब पर केवल क्लास चल पाती है बेटा, तुम्हें भी पता है कि यूट्यूब पर हमारे पास यूट्यूब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देता कि हम आपकी क्विज करवा पाएं, या यूट्यूब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देता कि हम आपका नोट्स अपलोड कर पाएं। तो अगर तुम्हें पूरे तरीके से ओवरऑल तुम्हारी तैयारी करनी है तो तुम संभव बैच से जुड़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर, पहली बात तो फीस इतनी ज्यादा नहीं है, 1000 रुपए तो फीस है तुम्हारे लिए। जितने भी बच्चे विद्याकुल से पढ़ाई कर चुके हैं पहले, उनके लिए 1000 ही रुपए फीस है, तो वहां से जुड़ सकते हो। बाकी कॉल कर लो, जो नंबर मैंने तुमको बताया इसमें नंबर कॉल कर दो, हो सकता है तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल जाए। ये तो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, किसी किसी दिन ऑफर रहता है तो तुमको मिल जाता है। 9218018357 पर कॉल कर लो, यहां से तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि समय, उच्चारण समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप मुझे बताओ, सभी लोग मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोग दिल रिएक्ट करेंगे। सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि आपसे लिख दिया जाएगा, इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें किसी भी टॉपिक के एक ऑब्जेक्टिव करवाता हूं, उससे 5 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, 4 बनाना तुम्हारा काम है। ऐसे ही तैयारी होगी, नहीं तो अगर केवल मैं ही मेहनत करता रह गया तो तैयारी नहीं होगी। ए बड़ा आ, बी बड़ा ऊ, सी छोटा आ, डी बा। इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है बताओ मुझे, कौन सा ह्रस्व स्वर है इसमें से बताओ।
अब देखो एक बात समझो, सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, और जब भी तुम क्लास में जुड़ा करो, जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और इसकी लिंक को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दिया करो। किसी को शेयर मत करो, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दो। जिसको देखना होगा, जिसको क्लास करनी होगी, जिसको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना होगा चला आएगा, नहीं आएगा तो उसको जाने, उसकी किस्मत जाने, उस पर तुम्हें बात ही नहीं करनी। ठीक है बेटा? ठीक। अब सी वाला है, सी वाला सही हो गया। अब देखो इस प्रकार के कितने सवाल बन सकते हैं। अब मैं अगर केवल ऑप्शन बदलता रहूं तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, चार चार एमसीक्यू बन सकते हैं, चार एमसीक्यू बन सकते हैं। इसकी तैयारी कौन करेगा? तुम करोगे अपने नोट्स में, तुम इसको लगाओगे, तुम इसको करोगे, सभी लोग बता रहा हूं, तुम सब, तुम अपनी कॉपी में जब मैं एक ऑब्जेक्टिव बताऊं तो चार तुम खुद से बनाओ। तैयारी ऐसे ही होती है। 250 नंबर का पेपर है और मैं किसी को 240 से कम पाता नहीं देखना चाहता हूं। मैंने इससे पहले कॉम्पिटेटिव में इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते तो मुझे गुस्सा आती है। मैं 240 से कम किसी का नहीं चाहता हूं, एक नंबर उससे कम नहीं चाहता हूं। 250 से 10 मैं तुम्हें खुल के खेलने के लिए देता हूं, तुम 45 ले आओ, 55 50 ले आओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे 240 चाहिए। तो सभी लोग वादा करते हो, सभी लोग वादा करते हो 240 लाने का। सब सारे सवाल मेरी क्लास के नोट से आएंगे, सारे सवाल, लेकिन बस ऐसे ही कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव तुम्हें बताया, चार तुमने और प्रैक्टिस कर लिया, 5 हो गए, ऑब्जेक्टिव पे खत्म हो गया उस टॉपिक से। सभी लोग बताओ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रयत्न, प्रयत्न मतलब जीभ के आधार पर, बोलने के आधार पर। जैसे हमारी ये जीभ है, ये हमारी जीभ है, ठीक है, ये हमारी जीभ है। इतनी बड़ी तुम्हारी नहीं होगी लेकिन कुछ लोगों की होती है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर मतलब बोलने के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। देखो अग्र भाग ये है, अग्र स्वर कितने होते हैं? 4, ई ए ऐ, ठीक है, ये 4 स्वर अग्र होते हैं। पश्च स्वर कौन से होते हैं? पीछे, जीभ के बिल्कुल पीछे से बोले जाने वाले, ऊ ऊ ओ औ, ठीक है। और मध्य स्वर कौन से होते हैं? मध्य स्वर केवल छोटा अ है, अ। छोटा आ नहीं कहना है, अ कहना है। जब छोटा आ कहोगे तो तुम छोटा एक शब्दवय एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हो उसमें, वो अ है, अ। ठीक, अब ध्यान से बोलो, अब मेरे साथ बोलो, ई ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ। तुम्हें अपनी आगे की जीभ हिलती दिखेगी, ये अग्र स्वर है। तुम बोलो ऊ ऊ, ऊ बोलोगे तो यहां से आवाज, ऊ ऊ ऊ ओ औ, ऐसा लगेगा तुम यहां से आवाज खींच रहे हो, ऊ ऊ ओ औ, यहां से आवाज खींच रहे हो, तो ये तुम्हारे पश्च स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर तुम बोलो अ अ, तो तुम्हें अपने तुम्हारी जीभ का बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा हल्का उठता हुआ दिखेगा, अ। इन संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत से वर्णों की संरचना को हिंदी में डाला गया है। माहेश्वर सूत्र सुना है? आई उड़ रील रिक एवं गयो छह वरट लड़ यम गणम जमे गड़दस जब गड़दस कब चट्टो कबे सक्सरल। ये हिंदी बनने के हजारों साल, हिंदी भाषा के उत्पन्न होने के हजारों सालों पहले लिखे गए कुछ सूत्र हैं जिनसे संस्कृत व्याकरण की व्यवस्थित संरचना बनती है। ऐसा नहीं है कि माहेश्वर सूत्र लिखे जाने से पहले संस्कृत व्याकरण नहीं था, लेकिन पाणिनि ने उनको कोडिंग की। पाणिनि ने भगवान पाणिनि, मेरे पिताजी संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं, तो वे जब भी जिक्र करते हैं तो भगवान पाणिनि कहते हैं। आचार्य पाणिनि, भगवान पाणिनि संस्कृत के लिए वे ईश्वर ही हैं, क्योंकि उन्होंने एक संरचना दी जो विशिष्ट संरचना है, जिसने संस्कृत लैंग्वेज को कोडिफाई कर दिया। ऐसा कोड, ऐसा 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 परिष्करण किया संस्कृत का कि संस्कृत वास्तव में संस्कृत हो गई। संस्कृत का अर्थ है एक संस्कारित भाषा, जिसका और संस्कार करने के लिए न बचा हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, इनमें से कौन सा अग्र स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी रा। बताओ कौन सा है, कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। क्लास चलेगी बेटा 8 से 10, 2 घंटे टाइमिंग है हमारा। हम पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करेंगे, पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करेंगे, चाहे जितना टाइम हमें लगे।
2 घंटे का हमारे पास टाइम है, और अगर भागोगे 2 महीने का टाइम है, जिसे भागना हो भाग जाओ, मैं तुम्हारी गारंटी नहीं लूंगा। मैं उन बच्चों को केवल से पढ़ाने के लिए यहां पे खड़ा हूं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप से पैसे खर्च करवाए हैं सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए, 1,000 रुपए, 1,600 रुपए, 1,800 रुपए। मैं उनके लिए नहीं खड़ा हूं जो आते हैं, एक बार देख जाते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा चलो घूम के आते हैं, फिर आते हैं देखते हैं टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा, फिर किसी का नंबर मांग लेंगे कि तुम्हारा नंबर क्या, तुम कहां रहती हो, फिर भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है। संस्कृत डोमेन में व्याकरण आएगी या बुक का सिलेबस? संस्कृत डोमेन में भी व्याकरण ही आएगा, क्योंकि लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है उनका डोमेन, उनका जो स्पेसिफिक डोमेन, जैसे मान लो कोई किसी को हिंदी लिटरेचर से करना है, तो हिंदी लिटरेचर के लिए यही हिंदी पढ़नी है, अलग से कोई हिंदी नहीं पढ़नी। ठीक है। चलो, तो अब देखो, अब यहां पे कौन सा आंसर सही होगा बेटा, यहां पे कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला सही होगा। अब देखो, मैंने तुमको एक ऑब्जेक्टिव बताया, 1 2 3 4, 4 एमसीक्यू इससे बनेंगे, कौन बनाएगा, तुम बनाओगे। 4 एमसीक्यू इससे बनेंगे, कौन बनाएगा, तुम बनाओगे। 1 एमसीक्यू इससे बनेगा, कौन बनाएगा, तुम बनाओगे। मैंने 1 एमसीक्यू कराया, तुम्हारे 9 एमसीक्यू इस टॉपिक से बन रहे हैं, 9, और वो 9 के 9 तुम्हारी रफ कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद बनने चाहिए। लिख लो वहां पे जहां पे नोट कर रहे हो कि 9 एमसीक्यू बनाने हैं। एक मैंने बना दिया छोटी ई वाला, इसको हटा दो, 8 एमसीक्यू तुम्हें बनाने हैं। और ये 8 के 8 बेटा टॉपिक से सवलवय नहीं बचेगा यार, ऐसा ऐसा तरीका बता रहा हूं तुमको। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रिक और एनीथिंग, कोई ट्रिक नहीं चाहिए तुमको, कोई ट्रिक नहीं चाहिए तुमको। तुम ऑब्जेक्टिव बनाओ, टिक करो, निकलो, खत्म हो गया बवाल। कुछ याद है, कुछ रटने नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समृत और विवृत स्वर की बात कर ले। समृत और विवृत मुख आकृति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत स्वर की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार के स्वर हैं, स्वरों के विभाजन में है। ज्ञानियों का क्या काम, बैठ के केवल पन्ना रंगते रहते हैं, तो उन्होंने बना दिया कि अच्छा इसको बोलने में मुंह पूरा खुलता है, तो इसे बड़ा आ मुंह खुलता है, तो इसे संवृत स्वर कह दो, विवृत स्वर कह दो। ठीक है, विवृत स्वर तुम्हारा एक होता है। सवाल बनेगा विवृत स्वर कौन सा है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा इसमें से, कौन सा सही होगा, बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ यार। और यकीन मानो, तुम अगर इसकी तैयारी कर लेते हो, तुम्हारे आरओ एआरओ में, तुम्हारे यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में, यूपीएसआई में, बिहार एसआई में, तुम्हारे यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में जो हिंदी आती है, ग्रामर खत्म। सीयूईटी के बाद ग्रामर ग्रामर कुछ नहीं बचेगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव, एक एमसीक्यू यहां से बनता था, तैयार हो गया। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है, बोलो आ, पूरा मुंह खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, मुंह बहुत कम खुलता है, खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ई मतलब ई ई ई उ ऊ, खोले मुंह खुलेगा ही नहीं, केवल ध्वनि निकलेगी, तो इसे कहते हैं संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर कितने होते हैं, सवाल आएगा, संवृत्त स्वर कितने हैं, संवृत्त स्वर कितने हैं, संवृत्त स्वर कितने हैं, संवृत्त स्वर कितने हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, बताओ सभी लोग। सर मैंने जीएटी नहीं लिया है, जीके पढ़ना होगा। जिसने जीएटी नहीं लिया उसे जीके करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ना है, जिसने जीटी नहीं लिया उसे कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारा बनेगा विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है। अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, समृत स्वर की अपेक्षा। तुमने समृत स्वर कितने जाने, समृत स्वर कितने, 4, समृत स्वर कितने, 4, ई उ ऊ। अब अर्ध समृत स्वर, इनमें समृत स्वर से ज्यादा मुंह खुलेगा, कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ए ओ ए ओ ए ओ। अर्ध समृत स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ए ओ। तुमसे 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, अर्ध समृत स्वर कितने होते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न। अर्ध समृत स्वर कितने होते हैं, 3 4 2 5, कमेंट करके बताओ, 3 4 2 5 कमेंट करके बताओ। अर्ध समृत स्वर कौन सा है, छोटा, छोटी, ए या ओ, ए या ओ। अगर अर्ध समृत स्वर कौन सा है, अर्ध समृत स्वर कौन सा है,
कौन सा है? ऑप्शन में है छोटी, छोटा, ए या औ। देखो यहां पर औ लिखा है, ओ नहीं लिखा, ध्यान रखना। चलो बताओ, बताओ। सेशन को सभी लोग लाइक कर लो, सेशन को शेयर कर दो। धूम मचाले, धूम मचाले, धूम 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 धूम। ठीक, इसी प्रकार तुम्हारे एमसीक्यू बन जाएंगे बेटा। 4 1 5 यहां से बनेंगे, 4 1 2 1 3 यहां से बनेंगे, 1 1 2 यहां से बनेगा। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। अ ए औ, अ ए अ ए औ, इनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, तो इन्हें हम लोग अर्ध विवृत स्वर कहेंगे, विवृत, अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। एक और विभाजन भी होता है, बहुत सारे विभाजन हैं। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इन सबके ऑब्जेक्टिव बना करके यूट्यूब में, उसमें टेलीग्राम में क्विज करवाते हैं हम लोग। टेलीग्राम में सीयूईटी विद्याकुल में क्विज वाला ऑप्शन कैसा रहेगा? टेलीग्राम में क्विज कैसा रहेगा बताओ मुझे। टेलीग्राम में क्विज करवाएं, पार्टिसिपेट करोगे तुम लोग? सर क्लास का टाइम बता दो, 8 बजे से क्लास चलती है बेटा। सर प्लीज बता दीजिए, बिना जीटी के एडमिशन हो जाएगा यू एयू में? नहीं होगा, बिना जीटी के बिना एयू में एडमिशन नहीं होगा। बीए में क्या चाहिए? बीए में चाहिए एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट, एक जीटी। अब बीए में ही यही चाहिए, तो बीएससी में तो ज्यादा हाँ, अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है तो मैं विचार कर सकता हूं कि जीटी, तुम एयू वाला पूरा ब्राउज़र जाके देख लो वहां पे क्या है। ठीक है, जब तुम सीयूटी वाले वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर सबसे नीचे जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें मिल जाएगा तुमको। समझ में आ गया यहां तक? क्या भाई, क्या क्लास है क्या? कितने बजे? ओ माय गॉड, ये लो। ठीक है, एक और विभाजन होता है इसका, वो भी देख लेते हैं। होंठ की आकृति के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोलाकार यानी वृत्त के समान बनती है, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। यह भी एक विभाजन है, क्या जरूरत थी, लेकिन है। उ उ ओ औ, बोल के देखो, होंठ गोल हो जाएगा तुम्हारा। बोल के देखो। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीयूईटी विद्याकुल, सीयूईटी विद्याकुल। ठीक है, हम लोग उच्चारण स्थान पे बात करेंगे, अभी उच्चारण स्थान पे मैंने बात नहीं करी है, हम उच्चारण स्थान पे बात करेंगे। एक बार स्वरों को व्यवस्थित रूप से समझ लो, अब हम उच्चारण स्थान पे जब बात करेंगे तब उच्चारण स्थान के संपूर्णता की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सभी लोग बताओ। देखो अभी हमारे स्वर खत्म हो रहे हैं, स्वर खत्म हो रहे हैं हमारे, और हमारा 1 घंटा हो गया है, स्वर खत्म हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया है। तुम लोग व्यंजन आज ही पढ़ना चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास में व्यंजन पढ़ लें? पूरा व्यंजन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने चाहते हो? 1 घंटा लगेगा उसमें भी, तो चाहो तो पूरा व्यंजन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें, और चाहो तो आज ही पढ़ के खत्म कर देते हैं। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। हमने पूरा स्वर खत्म कर लिया है, स्वर के कुछ क्वेश्चंस बताएं उनको मैं बता दूंगा, और चाहो तो पूरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब जैसे 1 घंटा हो जाता है, तो समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्लास आज, अभी, आज ही, आज आज आज, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, आज आज, मार कर लो इसी में, चला दो लाठी वाठी। ठीक है, तो वृत्ताकार स्वर कौन से हैं बेटा? जिनको बोलने पर मुंह वृत्त के समान हो जाता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ की आकृति फैली हुई हो, ई ए ऐ। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ सामान्य स्थिति में होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उदासीन स्वर। कोई मतलब ही नहीं है, अ छोटा आ बोलो, में कोई होंठ ही नहीं, ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ है। ठीक है, हाँ डेली क्लास चलेगी, डेली आपकी 8 बजे क्लास चलेगी, 8 बजे डेली क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। देखो नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं भी तो 1 घंटे पढ़ा के थक गया हूँ भाई, थक गया हूं मैं। ठीक है, और
क्लास को शेयर कर देना, सबके व्हाट्सएप की स्टेटस पे क्लास लगनी चाहिए, ठीक है। यही मेरी डिजिटल गुरुदक्षिणा है। गुरुदक्षिणा नहीं दोगे तो जान लो अंगूठा कटवा लूंगा द्रोणाचार्य की तरह, ठीक है। देखो मैंने यहां लिख दिया है, संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक नहीं हो, हाँ अधिक होता है, संस्कृत में अधिक होता है, जबकि हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया, वर्ण जान लिया, वर्णमाला जान ली, हिंदी वर्णमाला जान ली, हिंदी वर्णमाला के में वर्णों की संख्या जान ली, ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ मुझे, मैं ये सोच रहा था कि मैं एक क्लास लूं और उसके बाद उस क्लास के ऑब्जेक्टिव करवाऊं। जैसे मान लो एक क्लास मैंने 1 घंटे की ली और उसके बाद में, अब ऐसा मैं हम कर दें, जैसे आज तो मैं नहीं लेके आया, जैसे आज अब जैसे मान लो व्यंजन की क्लास कल होती है, तो व्यंजन 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में व्यंजन खत्म हो जाएगा। अगले 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में हम लोग व्यंजन पर 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा रहेगा? 50 क्वेश्चन कम से कम व्यंजन से जो बनते हैं वो कर सकते हैं, कैसा रहेगा बताओ? है? अब 50-60 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे स्वर से बने, तो अब हम ऐसा करेंगे, जब हम अगली क्लास में आएंगे तो शुरुआत में स्वर के जो 30-35 क्वेश्चन बनते हैं 20-25 मिनट में कर लेंगे, फिर व्यंजन 1 घंटे में पढ़ लेंगे, फिर व्यंजन पर आधारित प्रश्न कर लेंगे, कैसा रहेगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव की ही सारा खेल ऑब्जेक्टिव का है, सारा खेल ऑब्जेक्टिव का है, सारा खेल ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना तुम्हारा एग्जाम सही रहेगा। अच्छा थियरी क्यों पढ़नी है? थियरी इसलिए पढ़नी है क्योंकि तुमने थियरी पढ़ी नहीं है। खाली ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक को क्वेश्चन अपने आप से बन गया। अब जैसे देखो मैंने यहां तुमसे क्या बताया, अब देखो यहां तुमसे मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया, मैंने कहा कि यहां से 4 बनते हैं, 4 बनते हैं। अब मैंने एक लाइन पढ़ाई, मैं एक ऑब्जेक्टिव करवा सकता हूं, 2 करवा सकता हूं, 3 करवा सकता हूं, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुद के आएंगे, ठीक। बिना जीटी के बीएचयू में बी फार्मा कर सकते हैं। अच्छा एक और क्यूएनए सेशन लगा लेते हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन उस दिन सारे सवाल तुम लोग लिख के रख लेना, सारे सवाल तुम लोग लिख के रख लेना। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब फॉर्म भर के बंद हो जाएगा, देखो एक चीज समझो, 26, 27, 28, 26, 27, 28 ये 3 दिन फॉर्म का करेक्शन होगा। हम लोग 30 तारीख को, 30 मार्च को, 30 मार्च को एक क्यूएनए सेशन लगाएंगे, क्यूएनए सेशन लगाएंगे, तुम अपनी यूनिवर्सिटीज का डाउट मुझसे पूछना, ठीक है। बी फार्मा बीएचयू से पूछ रहे हो? बीएचयू में बी फार्मा है? बीएचयू में बी फार्मा नहीं है, तुम बी फार्मा का पूछ रहे हो मुझसे? बीएचयू में बी फार्मा नहीं है बेटा, बीएचयू में मेडिकल टेक्नोलॉजी की रेडियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ साइंस में रेडियोथेरेपी है, बी फार्मा नहीं है, बी फार्मा नहीं है। बॉटनी से बीएससी कर सकते हो। महामैराथन तो हम लगा लेंगे, महामैराथन तो हम किसी दिन, संडे वाली दिन, संडे को मेरी क्लास खाली रहती है, संडे को मैं 2 घंटे की महामैराथन ऑब्जेक्टिव की लगा लूंगा, ठीक है। बाकी तुमको कोई परेशानी होती हो तुम सीयूईटी विद्याकुल चैनल सब्सक्राइब कर लो, सीयूईटी विद्याकुल चैनल तो सब्सक्राइब किए हो, सीयूईटी विद्याकुल टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे। और एक बात जान लो बेटा, 1000 रुपए बहुत 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 महंगा नहीं होता है, 1000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी में पहुंचो, इसलिए हमने सबसे कम फीस रखी है, और इसलिए तुम में से जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, अचानक से बंद कर रहा हूं, बताया नहीं था इसलिए अभी तक, ठीक है। आज हमने स्वर पढ़ लिया, कल की क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन के पहले हम स्वर पर आधारित कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग व्यंजन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत प्यार, और तुम लोगों के सपनों को पंख मिले, भगवान से ही प्रार्थना है मेरी। तुम सब अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओ, कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना वीडियो खत्म होने के बाद कि कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम जाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।